तो मेरा नाम राम कुमार सोनी, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3। इसमें अपन देखेंगे कि जल संसाधन में अपन देखेंगे कि जल संसाधन में क्या समस्याएं हैं और इनका कैसे प्रबंधन, कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। यह रेफरेंस अपन इंडिया के लेवल पर देखेंगे। सबसे पहले भारत में जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है, जो भारत में वाटर रिसोर्सेस है वो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो यह देखा है जल मानव की आवश्यकता में आता है, लेकिन आज जल संसाधन के प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन कम होती जा रही है। क्योंकि लगातार देखो कि जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री को जो गंदा जल वो नदियों में डाल देता है, जो ये समुद्रों में मानव जो है जो समुद्रों में कचरा फेंक देता है, जो सिंचाई के लिए पानी को अंधाधुंध उसका उपयोग करता है, लगातार शुद्ध जल को बहाया जाता है, ट्रेनों में जितनी उपयोग है उससे अधिक जल को ले जाया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। यह सब जल की बर्बादिता को दर्शाते हैं। इससे जुड़ी समस्या निम्नलिखित है। अब जल से जुड़ी क्या क्या समस्या है। सबसे पहले जल की उपलब्धता में कमी। सबसे पहले इससे क्या होगा, जल की उपलब्धता है उसमें कमी आएगी। जनसंख्या वृद्धि एवं सिंचाई के संसाधनों में वृद्धि के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ गया है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वो क्या करेगी, वह सिंचाई करेगी। सिंचाई किस पर करेगी, सिंचाई करेगी खेतों पर, जिससे जो भूमि जल है या जो भूमि जल है उस पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया और धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, जिससे भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है। नगरों की बढ़ती जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति करना कठिन होता जा रहा है। जैसा कि अपन देखते हैं कि बढ़ती नगरों में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही, तो उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए शुद्ध पानी चाहिए। तो जो नदियां हैं, नदियों से पाइपलाइनों के माध्यम से शहरों में पानी लाया जा रहा है, जिसके कारण से नदियों में जल की कमी देखी जा रही है। इसी प्रकार से लगातार बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर के पिघलने से नदियों में पानी की कमी देखी जा रही है। यह इसके मुख्य कारण है। दूसरा कारण है जल के गुणों का ह्रास। जल का अधिक उपयोग होने से भंडारों में कमी आदि है। जैसे कि अपन जानते हैं जितना जल का उपयोग होता उसकी क्वांटिटी में उतनी ही कमी आएगी। साथ ही उसमें बाह्य अवांछनीय पदार्थ जैसे कि सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल अपशिष्ट आदि मिल जाती हैं, जिससे नदियों एवं जलाशय सभी प्रभावित होते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो उद्योग है या जो सीवेज से निकलने वाला जो पानी है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है नालों के माध्यम से। यह किसका उदाहरण है, इसके माध्यम से जो जल में उपलब्ध BOD जल में उपलब्ध डिजोल्व ऑक्सीजन है वह कम होती जाती है, और यह औद्योगिक अपशिष्ट जो जलीय जीवों की मृत्यु का कारण भी बनता है। इससे जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषण नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। यह प्रदूषण इतना अधिक हो जाता है कि यह जो प्रदूषण है जो रिस कर नीचे चला जाता है, तो इससे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि फ्लोरोसिस, इसके बाद फ्लोराइड, इसी के साथ एटाइटाई आदि विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। यह जो प्रदूषक जल है यह भूमि जल में भी मिल जाता है। अब तीसरा है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। सरकारी स्तर पर बनी नीतियां एवं कानून का प्रभावशाली रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए बड़ी योजना निरर्थक साबित हुई है। जैसे कि भारत सरकार के द्वारा क्या कहा गया, भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि हमें जल को बचाना है। भारत सरकार के द्वारा 2016 में नमामि गंगे योजना को लागू किया गया, लेकिन गंगा नदी को अभी भी साफ नहीं किया गया। इसी प्रकार से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है जैसे कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी, इनका भी विवाद बहुत अधिक है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इनका सुझाव नहीं दे पाई है। क्यों, ये भी अभी प्रश्न है, क्रियान्वयन नहीं हो पा रहे। इसलिए प्रमुख नदियों के संरक्षण जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में लोगों के द्वारा इतना विरोध किया गया, इसकी सुरक्षा को लेकर इतना विरोध किया है, लेकिन सरकार के द्वारा सरदार सरोवर बांध बनाया गया और वहां से 50 लाख या 40 लाख के करीब क्षेत्र प्रभावित हुए, जीव जानवर प्रभावित हुए, वहां की जैव विविधता को नष्ट किया गया। इससे पेयजल में की जो पूर्ति थी उसमें भी बहुत कमी आई है। अब जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। जल एक सीमित संसाधन है, हालांकि यह पुनर्पूर्ति योग्य है। चूंकि जल का चक्र होता है, जैसे कि समुद्रों से जल बाष्पीकरण से बादल बन गया,
अब बादल का वर्षा हो गई, फिर यहाँ से जल यहाँ आ गए, इसलिए जल एक जलीय चक्र के रूप में जाना जाता है, पुनः पूर्ति योग्य है। इसे सुरक्षित एवं शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है और इस तरह जागरूक अभी भी देश में अभाव है। सरकार के द्वारा जल संरक्षण के किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं और जनता को भी जल संरक्षण की कोई जानकारी नहीं दी जा रही, जिसके कारण से जल का लगातार बहाव हो रहा है, जल का अधिक से अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। भारत में जल संसाधनों की कमी के कारण, अब इनके क्या कारण है, इनका निदान तो है, इनके क्या कारण है। सबसे पहला कारण है अत्यधिक उपयोग, बढ़ते, सबसे प्रमुख कारण क्या है, सबसे प्रमुख कारण है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अपन देख रहे हैं शहरों में और एवं गांव में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने से जल का उपयोग भी बढ़ रहा है, नदियों पर भार भी बढ़ रहा है, नदियों से पानी शहरों में पाइपलाइनों के माध्यम से लाया जा रहा है और नदियों में पानी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। घरेलू ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्रों में जल अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसकी कमी और भी बढ़ती जा रही है। भारत में लगभग 57% जल आज उद्योगों में काम आ रहा है। घरेलू से भी ज्यादा उद्योगों में जल का उपयोग किया जा रहा है और यह गंदा जल वह नदियों में डाल देते और जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। नगरीय क्षेत्रों का धरातलीय कंक्रीट युक्त होना, अब अपन जैसे कि देखते हैं कि लगातार बढ़ते शहर कैसे बनाया जाए, लगातार बढ़ते शहर जो बनाया जा रहा है वो कंक्रीट से बनाया जा रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं कंक्रीट जल का प्रतिरोधी होता है। जहां पर कंक्रीट बिछा दिया जाता है, जैसे कि कंक्रीट की ये सड़क बना दी गई, तो अब इसमें जो बरसात का पानी है वो रिस कर धरातल में नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार से कंक्रीट बढ़ते विकास व औद्योगिकीकरण के कारण अब नगरीय क्षेत्रों में कहीं भी धरातल कच्चा नहीं, जब धरातल कच्चा नहीं है तो वहां पर जल नहीं रिसेगा, जमीन में जल जब जमीन में जल नहीं रिसेगा तो वहां पर भूम जल की कमी हो जाएगी, बल्कि कंक्रीट युक्त हो चुका है जिसमें भूमि के नीचे जल रिसाव की मात्रा में कमी होती जा रही है और भूम जल संरक्षण में भी कमी होती जा रही है। लगातार पक्के मकानों, कंक्रीट के जंगलों से पूरा आवरण घिर चुका है। अब जो बरसात होती है वो बरसात का पानी पूरा बह जाता है, जमीन के नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं जा पाता, जिस कारण से बड़े बड़े महानगरों में जल की कमी देखी जा रही है। अब वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में जागरूकता की कमी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के द्वारा जल संग्रहण की जागरूकता में कमी देखी जा रही है। सरकार द्वारा कोई भी जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण के द्वारा संसाधनों का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए जागरूक लोगों को जागरूक करने, ताकि वो वर्षा के जल के महत्व को समझें। सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वो इसके जल के महत्व को समझें और आने वाले सतत विकास में अपना योगदान दें और विभिन्न विधियों द्वारा उसका संग्रहण एवं संरक्षण कर सकें। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग भूमि पर जल निर्भरता को कम करता है। जैसे कि अपन ने देखा, जैसे कि जो वर्षा का जल है उनको अगर संरक्षण एवं संग्रहण करेंगे तो जो भू जल है या जो भूम जल है उसका उपयोग कम होगा और वर्षा के जल से आराम से काम चलाया जा सकता है। जलवायु दशा में परिवर्तन, जलवायु की दशा में परिवर्तन के कारण मानसून में भी परिवर्तन आता जा रहा है, जिसके कारण धरातलीय व भूम जल संसाधनों में लगातार कमी होती जा रही है। जैसा कि वर्तमान में देख रहे हैं कि अभी भी जो दिसंबर का माह चल रहा है इसमें अधिक कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ रही है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ। जब वो एक्टिव नहीं होगा तो जो अपने ग्लेशियर है, जो हिमालय क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी नहीं होगी। अपन अभी भी देख रहे हैं कि जो पर्यटन स्थल है जैसे कि जम्मू कश्मीर हो, चाहे सोनमर्ग हो, चाहे गुलमर्ग, यहाँ पर अभी भी बर्फबारी नहीं हो रही। क्योंकि तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस अभी भी बढ़ गया है, जिसके कारण से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो पश्चिमी विक्षोभ है वह सक्रिय नहीं हुआ है, जिसके कारण से वहां पर अभी भी बर्फबारी नहीं हुई है। यदि यह बर्फबारी इस साल नहीं हुई, आने वाले 5 साल में भी नहीं हुई, तो जो बहने वाली गंगा है, सिंधु है, जो ब्रह्मपुत्र, सतलुज जो है नदी है, जो आने वाले समय में इनका पानी कम हो जाएगा। इसी प्रकार यह किसका उदाहरण, यह जलवायु परिवर्तन का उदाहरण है।
किसानों के द्वारा कृषि कार्यों के लिए जल की अति उपयोग, किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक धरातलीय व भूमजल का उपयोग जल संसाधनों में कमी ला रहा है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में 3 बार कृषि करने के से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। किसान जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ के किसान जल का इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं कि वहां पर जो भूमजल है उसका जल स्तर बहुत कम होता जा रहा है। जैसे कि ऋतु में 2 बार ही फसल बोई जाती है, लेकिन अब वो ऋतु में 4 बार फसल बो रहा है। जैसे कि रबी अलग हो रहा है, खरीफ अलग बोल रहा है, जायद अलग हो रहा है, और इनके बीच में जो समय बचता है उसमें भी फसल बो दी जाती है, जिसके कारण से पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। पानी के अत्यधिक दोहन होने से जो भूमजल है या जो जल है उसमें अत्यधिक कमी आ रही है। और इसका सबसे ज्यादा अधिक कारण क्या है? इसका कारण है पॉपुलेशन। भारत में जल संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता। अब इनकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए यदि जल का संरक्षण नहीं किया गया तो आगे देश बहुत अधिक संकट में आ जाएगा। इनका संरक्षण क्या है? अलवणीय जल की घटती उपलब्धता। सरकार को जो लवणीय जल है, लवणीय जल की मात्रा कम करनी चाहिए, उसके लिए अच्छे फिल्टर का उपयोग किया जाना चाहिए, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इसी प्रकार शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, मतलब लगातार बढ़ती सिंचाई से, लगातार बढ़ती जनसंख्या से शुद्ध जल की जो क्वांटिटी है वो घटती जा रही है। जल की बढ़ती मांग, क्यों? क्योंकि कृषि, उद्योग आदि इन क्षेत्रों में जल की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे शुद्ध जल की कमी होती जा रही है। तेजी से फैलते हुए प्रदूषण से जल की गुणवत्ता का हार होना। प्रदूषण, जल प्रदूषण आज की समय में बहुत अधिक मुद्दा का विषय बन गया। क्यों? क्योंकि जो वाहन है, वाहन के साथ साथ जो ये समझो कि उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, इनका जो जल रहता है, यह जल नदियों में और समुद्रों में, झीलों में, तालाबों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण से वहां पर रहने वाले जो जीव हैं उनकी जो समुद्रीय जैव विविधता है उसमें लगातार कमी देखी जा रही है। अब जल संरक्षण एवं प्रबंधन। अब इसके क्या उपाय हैं? जनसंख्या वृद्धि, जल का अति उपयोग व पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। जैसे कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जल संसाधन की कमी होती जा रही है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियों और कानून बनाने और जल संरक्षण हेतु प्रभावी उपाय अपनाने हैं। यह भारत सरकार को सुझाव देना चाहिए कि धीरे धीरे यह कदम उठाए जाने चाहिए और जल संरक्षण की ओर एक कदम बढ़ाए जाने चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक की आपूर्ति के लिए जल को संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होती है। कि जो जल संग्रहण है, जो पुनः चक्रण है, या जो पुनः जल का कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है, इसके बारे में सरकार को लोगों को जागरूक करना चाहिए। कैसे जल का रिसाइकिल किया जाएगा, कैसे जल चक्र होता है, इसी प्रकार से कैसे जल का संरक्षण किया जा सकता है। सबसे पहले भारत में, तमिलनाडु में अभी भी जल का संरक्षण सबसे पहले किया गया था और सबसे संरक्षक तरीके से आज भी किया जा रहा है। सिर्फ यह एक राज्य जिसमें जल संरक्षण किया जा रहा है। अब जल संभर प्रबंधन, धरातलीय एवं भूमजल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन जिसमें कि वे व्यर्थ ना हो, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। यानी कि जल का संरक्षण ऐसा करना जिसमें थोड़ा भी पानी वेस्ट ना हो, इसी को कहा जाता है जल संभर प्रबंधन। इसमें भूमि, जल, पौधे एवं प्राणियों तथा मानव संसाधन के संरक्षण को भी विस्तृत अर्थ में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्राणियों, पौधे हैं, मनुष्य है, इसी के साथ साथ भूमि, जल है, कितने अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी मैनेजमेंट से जल का संरक्षण किया जा सकता है। अब जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इसके वही उद्देश्य हो सकते हैं जो सतत विकास के, जो एक देश के विकास के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान कृषि, वनिकी और वन संवर्धन का समग्र रूप से विकास करना,
अब जब अपन कृषि, वानिकी और वन संवर्धन का विकास करेंगे तो वनों के नीचे क्या पाया जाता है? वनों के नीचे जल स्तर पाया जाता है। इसी कारण ही रोडों के आसपास, जैसे कि यह रोड है, रोड के आसपास हरित बेल्ट में हरित पट्टी पेड़ बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पेड़ों के नीचे अधिक जल पाया जाता है, जिससे जल की कमी को पूरा किया जा सके। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भी इसी का उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरणीय ह्रास को रोकना तथा लोगों के जीवन को ऊंचा उठाना। लगातार हो रहे पर्यावरणीय प्रभाव से क्या हो रहा है? लगातार पेड़ काट जा रहे हैं, इनको कम करना, डिफोरेस्टेशन को कम करना और लोगों को जागरूक करके जल संसाधन के रूप में बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। अब है जल संवर्धन प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। सबसे पहले योजना क्या है? सबसे पहली योजना है हरियाली, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संवर्धन विकास परियोजना है। कौन सी परियोजना? हरियाली परियोजना, केंद्र सरकार द्वारा जल संवर्धन विकास की एक परियोजना। इस योजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ वन रोपण, मत्स्य पालन एवं सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा क्या चला है? भारत सरकार के द्वारा एक हरियाली परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें जो ग्रामीण समाज है उनमें शुद्ध पेयजल की भी तो आप पूर्ति हो, साथ ही शुद्ध पेयजल को, जैसे कि नदी है, तालाब, उनको शुद्ध करना, वहां पर जो मत्स्य पालन है उनको बढ़ावा देना, जो वृक्षारोपण है उनको बढ़ावा देना, इसी प्रकार से जो सिंचाई सुविधाएं हैं उनको बेहद उन्नत करना इसका प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। दूसरी परियोजना है नीरू परियोजना। नीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि जल और आप। इसमें यह नीरू कार्यक्रम कहां पर चला गया? यह चला गया आंध्र प्रदेश में। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई हैं। अखबारी, अब तीसरी योजना कौन सी है? तीसरी योजना है अखबारी पानी संसद। राजस्थान में जोहड़ की खुदाई एवं रोक बांध बनाकर जल प्रबंधन किया गया। इस प्रकार से सरकार द्वारा यह 3 योजना के अतिरिक्त, इसके बाद यह है सबसे महत्वपूर्ण तमिलनाडु। तमिलनाडु में सरकार द्वारा घरों में जल संग्रहण रचना आवश्यक कर दी गई है। मतलब जल संग्रहण जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर किया है? वो सबसे ज्यादा किया गया है तमिलनाडु राज्य में। उपयोग सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों को जागरूक करने के लिए उनका सहयोग लिया गया है। अब वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। संग्रहण मतलब ही क्या करना होता है? वर्षा के जल को रोकना और एकत्रित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्य। अब इसके मूल्य क्या क्या मूल्य हैं? इसके मूल्य पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे सिंचाई तथा पशुओं के लिए उपयोग किया। अगर हम वर्षा के जल को संग्रहण करेंगे तो वह किसके लिए उपयोगी है? वह सिंचाई के साथ साथ पशुओं के लिए भी उपयोगी होगा। भूमिगत जल को नीचा होने से रोकता है। जैसे कि हम जल का संग्रहण करेंगे तो वह भूमिगत जल का जो वाटर लेवल है उसको ऊपर कर देता है, तो इससे भी फायदा हो जाता है। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। जैसे कि हम ये संग्रहण करेंगे तो वहां पर वनस्पति होगी जो मृदा अपरदन को रोकेगी और इसका संग्रहण करेगी। लोगों में सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देता है। सामूहिकता मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़ने की भावना को यह बढ़ावा देता है। भूमि जल को पंप करके निकालने वाली ऊर्जा की बचत करता है। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल ऊपर हो जाता है, जिस कारण से यह अधिक ऊर्जा को कम ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लोगों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति बढ़ाता है। समस्या समाधान किस चीज से? समस्या समाधान जल के संकट से या सिंचाई समस्या समाधान के निवारण का यह उपाय करता है। प्रकृति से मधुर संबंध बनाने में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृतिवादी विचारधारा का पालन करता है। लोगों को एक दूसरे के पास लाता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो वाटर लेवल के बढ़ जाने से जो विभिन्न प्रकार के जैसे कि बीमारी फैलाने वाले संदूषक हैं, जैसे कि विषैले पदार्थ हैं, इनको वाटर लेवल ऊपर हो जाता है तो यह चट्टानों में फंस जाते हैं और आपस में बह जाते हैं। इस कारण से यह नाइट्रेट और फ्लोराइड की भी से मनुष्यों की रक्षा करता है। अब है भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए वैधानिक उपाय। तो भारत सरकार के द्वारा 3 वो किए गए हैं अधिनियम। सबसे पहले जल संरक्षण अधिनियम
1974 में बनाया गया। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और तीसरा है जल उपकर अधिनियम 1977। इसको सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसमें वन्य जीवों के साथ साथ जलवायु आदि की भी निगरानी की जाती है। अब जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान क्या होता है? यह भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था। इसके क्या उद्देश्य थे? इसके उद्देश्य थे जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, कि किस क्षेत्र में कितना जल है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। स्थानीय निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके लोगों को जल संरक्षण के विषय में जागरूक करना था। मतलब कि किस प्रकार से, जैसे कि नगर निगम है या ब्लॉक है, जनपद पंचायत है, किस प्रकार लोगों को जागरूक करके उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, यह इसके उद्देश्य थे। जल क्रांति अभियान के तहत किए गए कार्य। इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? इसके द्वारा जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया। टोटल 672 में से एक को चुना गया किसमें कमी है। इसके बाद भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडलाइज कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। मतलब किस क्षेत्र में कितनी सिंचाई की सुविधा है, उसमें से उस गांव को चुना गया जहां पर उसकी आवश्यकता है। यह किसमें चुना गया? यह चुना गया 1000 हेक्टेयर में से। इसी प्रकार से 672 जो गांव, उनमें से एक गांव चुने गए और इसके विकास को डेवलप किया गया। उसमें देखे गए कि इसमें क्या कमी है और इसके उद्देश्यों की पूर्ति की गई। अब इसके कमी क्या है? प्रदूषण को कम करने के लिए इसके क्या क्या उपाय हैं? इसके जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भक्षण। मतलब जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो इसकी कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। भूमिगत जल को कम करना। जब भूमिगत जल कम हो जाएगा तो किसका उपयोग होगा? तो सरफेस जल का अधिक उपयोग किया जाएगा। देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण। आर्सेनिक एक प्रकार की बहुत अधिक गंभीर बीमारी है। इससे रहित कुओं का निर्माण किया जाना, तालाबों का निर्माण किया जाना, नदियों में जो फ्लोराइड है या जो आर्सेनिक उसकी मात्रा को कम किया जाना, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करना, अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना जिससे कि लोग यह जो जल संरक्षण उसमें मदद कर सकें। जैसे कि अपन ने देखा कि जल संरक्षण कितना उपयोगी है, मनुष्य के जीवन से लेकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। तो इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे क्यूबी एजुकेशन के ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप हमें रिव्यू देकर बताएं और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।